यामिनी लंबे लंबे डग भरती, हाँफती हुई झाड़ झंकाड़ फलांगती 2 किलोमीटर का पक्का रास्ता छोड़कर कच्ची पगडंडी से 10 मिनट में नंदा के घर पहुंच गई। आज शुक्रवार था और उसके मंगेतर चंदन का दुबई से फ़ोन आने वाला था। निश्चित समय पर पहुंचना ही था, वरना एक बार फ़ोन कट जाने के बाद उसे अगले शुक्रवार का इंतज़ार करना पड़ता। यामिनी एक गरीब किसान माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। गांव के स्कूल से 11वीं कक्षा पिछले साल ही उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उससे 2 छोटी बहनें क्रमशः 10वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं। पिता दुर्गा प्रसाद ने उनकी प्रतिभा और पढ़ने की लगन देखकर उन्हें 11वीं तक पढ़ाने का निर्णय लिया था, ताकि उनके लिए शहर में किसी खाते पीते घर से कमाऊ लड़के आसानी से मिल सकें। तीनों बेटियां सुंदर तो थीं ही, घर और कृषि कार्य में भी माता पिता के सानिध्य में निपुण हो चुकी थीं। अतः सीमित आमदनी में दहेज जुटाने की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती थी। दुर्गा प्रसाद की सोच गलत नहीं थी। शीघ्र ही यामिनी के लिए गांव के ही एक लड़के चंदन का रिश्ता आ गया। चंदन ने शहर में बीए तक पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे दुबई में अच्छी तनख्वाह वाले जॉब का ऑफर आ चुका था। चंदन के पिता रतनलाल और दुर्गा प्रसाद के खेत आसपास होने से उनके बीच राम राम होती रहती थी और उनकी बेटियों से भी आते जाते जान पहचान हो चुकी थी। यामिनी ने जैसे ही नंदा के घर के द्वार पर दस्तक दी, सामने एक युवक को देखकर हड़बड़ाहट में 2 कदम पीछे हट गई। युवक ने उसकी मनोदशा भांपकर माँ को बुला लिया और स्वयं अंदर जाने लगा। नंदा की माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर अंदर बुलाया और बोली, आओ यामिनी बेटी, नंदा तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। उसे मैंने पड़ोस में काम से भेजा है, वो आती ही होगी। तुम बैठो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। आकाश को दोस्तों से मिलने जाना है, मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। यामिनी ने बैठक में नज़र घुमाई तो उस युवक को लैंडलाइन फ़ोन के निकट वाले सोफे पर ही बैठे देखकर सोचा, यही नंदा का भाई आकाश होगा। नंदा ने बताया तो था कि उसका भाई मुंबई से 15 दिन की छुट्टी में घर आ रहा है और इस बार उसका रिश्ता तय करके ही वापस भेजेंगे। 4 साल तक मामा के पास रहकर कॉलेज की पढ़ाई की है, अब उसकी नौकरी लग गई है तो उसने एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया है। उधर आकाश तो यामिनी को एक नज़र देखते ही उस पर दिलो जान से मर मिटा था और उसके मन में यह सोचकर लड्डू फूट रहे थे कि हो ना हो इसे नंदा ने मुझसे मिलवाने के लिए ही बुलाया है। यामिनी उसे देखकर संकोच बस खड़ी ही रही। उसकी निगाहें फ़ोन और सामने लगी हुई घड़ी के कांटों पर टिकी हुई थी और आकाश को लग रहा था वो उसी की तरफ देख रही है। दोनों एक दूसरे की मनोदशा से बेखबर थे। तभी यामिनी को खड़ी देखकर आकाश को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने यामिनी को संबोधित करते हुए कहा, आप खड़ी क्यों हैं यामिनी जी, बैठिए ना। तभी नंदा ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा, अक्की तुम इधर इस सोफे पर आ जाओ, यामी का फ़ोन आने वाला है, वो इसलिए सुबह सुबह यहाँ आई है। ओह, फिर तो मैं अंदर ही चला जाता हूँ। फिर माँ को आवाज़ लगाकर बोला, माँ मेरा नाश्ता कमरे में ही भेज देना। उसके जाते ही यामिनी की जान में जान आई। वो अभी बैठी ही थी कि चंदन का फ़ोन आ गया। यामिनी के रिसीवर उठाते ही नंदा ने कहा, यामी तुम आराम से बात कर लो, मैं तब तक भैया को नाश्ता पहुँचा कर आती हूँ। फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगी। और वो बैठक का दरवाज़ा उड़काकर चली गई। नंदा आकाश का नाश्ता उसके कमरे में ले गई तो उसने प्लेट एक तरफ रखकर बहन को बैठने का इशारा किया और धड़कते दिल से पूछ लिया, नंदी क्या यह लड़की वही यामिनी है जिसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तुम पिछले साल से मेरे पीछे पड़ी हो? अगर हाँ तो मुझे यामिनी पसंद है। अब इसके अलावा कोई और चित्र दिखाकर मुझे भ्रमित मत करना। उसके सौंदर्य, मधुर मुस्कान, बातचीत के अंदाज, चेहरे की मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया है और अधिक प्रशंसा नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं कभी तो हूँ नहीं एक यथार्थवादी कहानी लेखक के पास उपमाओं का बोध कहाँ से आए। बस करो महाशय, बहुत गुणगान हो चुका। बिना मुझे अवसर दिए एक तरफा बोले ही जा रहे हो। यामिनी अब तुम्हारी पहुँच से बाहर है। उस समय तो तुम्हें मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं था, तो उसे मैं किस अधिकार से रोके रखती। उसकी सगाई पिछले साल ही हो चुकी है और उसका मंगेतर चंदन दुबई में नौकरी कर रहा है। कुछ ही दिनों में वो आने वाला है और अब शादी करके उसे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन नंदी
तुम जवानी ही तो उसका गुणगान करती रहती थी ना। मैंने अगर एक बार भी उसकी झलक देख ली होती तो कसम से कभी दूसरी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। पर अब इसके सपने देखना छोड़ दो अक्की। मैं अपने साथ 11वीं तक पढ़ चुकी 6 से 5 के संपर्क में अभी भी हूँ। सबका चित्र और बायोडाटा भी उपलब्ध है। तुम्हें उनमें से कोई पसंद आए तो ठीक है, वरना या तो किसी मुंबईया लड़की या फिर इसी गांव की कम पढ़ लड़की के साथ ही फेरे ले लेना। अरे नंदी यार, मैंने इनकार ही कब किया जो इतना सुना रही हो। घर तो बसाना ही है, मगर दिल को जो चोट लगी है उसके ठीक होने में समय ज़रूर लगेगा। सारे चित्र लेकर आओ, मैं आराम से उनका बायोडाटा देखकर अपनी पसंद बता दूंगा। बस खुश। नंदा चित्र लेने दौड़ पड़ी और आकाश मन ही मन आह भरकर देवदास की मुद्रा में किसी पुरानी फिल्म का गीत गुनगुनाने लगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। नंदा ने चित्र और बायोडाटा पेपर वहां रखे और आकाश को जल्दी से नाश्ता करने को बोलकर बैठक का दरवाज़ा खुला देखकर उस तरफ चली गई। मगर यह क्या, यामिनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बच्चों जैसे सुबक सुबक कर रो रही थी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो यामी? सब कुशल तो है ना? चुप हो जाओ प्लीज़ और मुझे बताओ क्या बात हो गई है जो इस तरह। नंदी, चंदन अब 3 साल बाद आने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नौकरी में तनख्वाह इतनी कम है कि विवाह के बाद परिवार बसाना संभव नहीं। वे लोग तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं थे तो दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। वहाँ तनख्वाह अच्छी है लेकिन 3 साल से पहले यहाँ नहीं आ सकेंगे। कह रहे कि मेरा कोई ऐसा मित्र भी इस गांव में नहीं जिसे पासपोर्ट बनवाकर तुम्हें दुबई भेजने की जवाबदारी देता। हम सब एक साथ दुबई आ गए हैं। नंदी, उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को पिछले शुक्रवार यह सब बताकर कह दिया कि वे अब उनके बेटे का रास्ता न देखकर यामिनी का विवाह कहीं और कर दें। पिताजी ने यह सुनकर मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि मैं उसे भूल जाऊं। मगर तुम ही बताओ सखी, क्या यह संभव है? मैं उनकी अंगूठी पहनाते हुए हाथ के दबाव से उत्पन्न सिहरन, उनकी तन मन को रोमांचित करती हुई मुस्कान, अंतर्घट में समाती हुई गहरी प्रेमिल निगाहें कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो जीवन भर उनका इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं। मेरी शादी की तैयारियाँ बड़ी मुश्किल से पूरी हुई हैं और अब गीतू नीतू के भी रिश्ते आने लगे हैं, तो मुझे इतना समय घर नहीं बिठा सकते। मैं एक बार स्वयं उनसे बात करना चाहती थी। ससुराल वाले हर शुक्रवार मुझे भी बुलाकर उनसे बात करवाते हैं, मगर सबके सामने मन की बात कर नहीं सकती। मगर उन्होंने भी यही कहा, अब तुम ही बताओ सखी, मैं क्या करूं? जिसे एक बार अपना मान लिया, उसके सिवा किसी और से शादी करके एक जिंदा लाश की तरह मैं ज़िंदगी बसर नहीं कर सकूंगी। यामिनी की बात सुनकर नंदा भी सोच में पड़ गई। अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी और वो चुटकी बजाते हुए यामिनी से बोली, रुको यामी, तुम जरा अंदर बैठो, मैं अभी आई। और वो तीर की तरह अंदर आकाश के कमरे में पहुंच गई। आकाश नाश्ता समाप्त करके बैठा ही था कि नंदा उसके सामने आकर बैठ गई और यामिनी से हुई पूरी बातचीत और उसकी समस्या बताकर पूछा, अक्की, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी छुट्टियाँ सीमित हैं, मगर यामिनी की समस्या अहम है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी दुबई पहुँचने में सहायता करो। आकाश कुछ देर सोचता रहा। उसके मन में क्षण मात्र को यह विचार भी आया कि इस तरह अगर उसकी शादी टूट जाएगी तो उसके साथ हो जाएगी। फिर उसने सोचा, वो अगर अपने माता पिता की बात मानकर उससे शादी कर ले तो शायद वो उसका दिल जीतने में सफल भी हो जाए, मगर यह उसके प्रति सरासर अन्याय होगा। उसे निस्वार्थ रहकर यामिनी की सहायता करनी चाहिए। उसने बहन से कहा, नंदी, अगर उसे आपत्ति ना हो तो मैं उससे रूबरू विस्तृत बात करना चाहता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं अक्की, चलो मैं तुम दोनों का परिचय करवा देती हूँ। उन दोनों को बैठक में एक साथ देखकर यामिनी ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे निहारा। नंदा ने उसे आकाश से मिलवाते हुए कहा, यामी, माँ और बाबूजी खेत पर जा चुके हैं और अब मुझे दिन का खाना बनाकर वहाँ पहुँचना है। अगर तुम्हें मेरे भाई से मन की बात साझा करने में कोई ऐतराज़ ना हो तो भैया शायद तुम्हारी सहायता कर सकेंगे। यामिनी को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? उसे तो मन की मुराद ही मिल गई थी।
तुरंत बोली, इसमें आपत्ति की तो कोई बात नहीं। नंदा उन्हें छोड़कर रसोई में चली गई तो आकाश ने यामिनी का मन टटोलते हुए चर्चा आरंभ की। यामिनी जी, नंदा ने मुझे आपकी समस्या बता दी है। आपके दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नंदा ने आपको मेरे यहाँ आने का उद्देश्य तो बताया ही होगा, मगर आपकी सहायता के लिए अपनी बहन की बात को प्राथमिकता देना अपना फर्ज समझता हूँ। मगर आपस में बेहिचक बात करने के लिए आपको पहले मेरी मित्रता स्वीकार करनी होगी। कहते हुए आकाश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर यामिनी ने हाथ मिलाने की बजाय मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, आप जैसा सुसंकृत मित्र मिलना मेरा सौभाग्य है आकाश जी। आकाश तुरंत अपना हाथ वापस खींचते हुए बोला, यामिनी जी, आपने दुबई जाने का मन बना ही लिया है तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। अब हम मित्र बन चुके हैं तो मैं अपने मन की बात भी बिना लाग लपेट के आपसे साझा करूँगा। जी, यामिनी ने संक्षिप्त जवाब दिया, मेरी छुट्टियाँ केवल 15 दिन की हैं। मैं अपना सारा कार्यक्रम स्थगित करके आपके लिए इतने कम समय में दुबई यात्रा के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने से लेकर आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने की जवाबदारी अपने ऊपर ले रहा हूं। मगर कभी कभी दोस्ती भी त्याग के एवज में कुछ प्रतिदान मांगती है और मेरा त्याग भी आपसे कुछ प्रतिदान चाहता है। आकाश ने रसोई की तरफ देखते हुए कुछ धीमी आवाज़ में कहा। आकाश की बदले हुए लहजे में बात सुनकर पहले तो यामिनी एक बारगी कांप गई कि ना जाने वो क्या कहना चाहता है। फिर नंदा की उपस्थिति से उसे अस्वस्थी हुई और उसने दृढ़ शब्दों में कहा, मैं कुछ समझी नहीं आकाश जी, कृपया स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहिए। देखिए, पहले तो वादा कीजिए कि मेरी बात पूरी होने तक आप कुछ नहीं बोलेंगी। चलिए मान लिया, अब बताइए आप बदले में मुझसे क्या चाहते हैं। टिकट कंफर्म होने के बाद एयरपोर्ट छोड़ने से पहले आपका सिर्फ एक रात का साथ। आकाश के ये सब सुनते ही यामिनी को लगा जैसे आकाश ने उसे भरी सभा में निर्वस्स कर दिया हो। तड़प कर जवाब देने को मुंह खोलने को हुई तो आकाश ने अपने होठों पर उंगली रखकर रसोई की तरफ इशारा करके चुप रहने का संकेत किया और बोला, कृपया आप पूरी बात सुन लीजिए, आपने वादा किया है। मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप चंदन तक पहुंचने के लिए इतना त्याग कर सकती हैं तो मेरी बात पर आराम से विचार करके जवाब दीजिए। मैं 10 मिनट बाद वापस आता हूँ। आकाश के बाहर जाते ही यामिनी ने उसे अविश्वसनीय नज़रों से ताकते हुए निढाल होकर अपनी पीठ सोफे से लगा ली। उसके जेहन में अथाह पीड़ा का स्रोत उमड़ पड़ा था। वो आंखें मूंदकर गहरी सोच में डूब गई। तो यही इनकी चारित्रिक विशेषता और संस्कार हैं। ये शालीन व्यवहार और सदास्यता केवल दिखावा है। नंदा के अपने भाई के इसी चरित्र की स्तुति करते नहीं थकती थी। शायद सभी पुरुष ऐसे ही होते होंगे। उनके लिए औरत केवल भोग की वस्तु है, मगर नहीं, उसका चंदन ऐसा बिल्कुल नहीं। मगर अब वो करे तो क्या करे। अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सकती। अगर इनकार करती है तो माँ बाबूजी के दबाव के चलते चंदन को हमेशा के लिए खो देगी। उचित यही होगा कि वो परिस्थितियों को स्वीकार करके आकाश की शर्त मान ले, फिर इसे एक दुर्घटना समझकर भूल जाए। चंदन नहीं मिला तो यही तन सदा के लिए किसी अनचाहे पुरुष को सौंपना ही होगा। तन तो माटी का है, मिटना ही है, मगर मन से चंदन की खुशबू कोई नहीं मिटा सकता। तभी मन के किसी कोने से आवाज़ आई, यामिनी, क्या तुम्हारे यह निर्णय चंदन के साथ धोखा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। धोखा तो तब होता जब यह कृत्य जानबूझकर किया जाता। यह तो अपना प्रेम पाने के लिए एक मजबूर नारी का बलिदान ही कहा जाएगा। उसने निर्णय कर लिया और आकाश के वापस आने पर नजरें झुकाकर मरी हुई आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यामिनी उठकर घर जाने के लिए नंदा से अनुमति लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ गई तो आकाश भी वहां पहुंच गया और बोला, यामिनी जी, अब आप भोजन करके ही घर जाइएगा। मैं शाम को ही नंदा के साथ आपके घर आकर आपके माता पिता को सारी बात समझाकर संभावित खर्च का ब्यौरा बता दूंगा। यामिनी ने देर होने की बात कहकर भोजन के लिए क्षमा मांग ली और आकाश की घिनौनी शर्त पर उसे मन ही मन दुष्ट, पापी, चरित्रहीन आदि विभूषणों से नवाजती हुई अपने घर आ गई।
यामिनी की जिद और दृढ़ निश्चय देखकर उसके पिता ने यामिनी को दुबई जाने की अनुमति दे दी और यामिनी की ही शादी के लिए बनवाए हुए गहने गिरवी रखकर आकाश द्वारा बताई हुई रकम जुटा ली। आकाश ने यामिनी को नंदा के साथ ले जाकर एक मोबाइल खरीद दिया और बाकी रकम बैंक में खाता खुलवाकर जमा करवा दी। शेष सारी औपचारिकताएं पूरी करने में 4 दिन बीत गए। तत्काल में हवाई टिकट कन्फर्म होने के बाद आकाश के पास अब केवल 1 सप्ताह बाकी था। चूँकि कुछ औपचारिकताएं मुंबई दूतावास पर जाकर पूरी होनी थी, अतः उसने मुंबई के लिए हवाई यात्रा से 1 दिन पहले के टिकट करवाकर यामिनी को तैयार रहने के लिए कह दिया। एक दिन उन्हें मुंबई में ही रुकना था। निर्धारित तिथि पर यामिनी अपने माता पिता, बहनों और ससुराल वालों से विदा लेकर आकाश के साथ सफ़र पर चल दी। इस सारी प्रक्रिया के दौरान आकाश ने उसके साथ कभी किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया, ना ही उससे कभी अकेले में मिलने का प्रयास किया। आकाश के व्यवहार और उसकी घिनौनी शर्त में असमानता से स्तब्ध यामिनी मुंबई पहुंचने तक विचार के ज्वार भाटे में डूबती उतरती ही रही। वे सुबह 12 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच गए। रुकने के लिए आकाश ने एयरपोर्ट के पास पड़ने वाले होटल में एक रूम बुक करवा लिया था। वहां पहुंचकर सामान व्यवस्थित करके फ्रेश होकर भोजन करके वे दूतावास के लिए निकल गए। यामिनी ने होटल में एक बात नोट की कि उनका कमरा 2 सिंगल बेड वाला था। न जाने अब वह क़यामत की रात किस रूप में आने वाली है। इसी सोच में वो जैसे तैसे चंदन को याद करती हुई समय काटती रही। शाम हो जाने के बाद होटल पहुंचते पहुंचते डूबते सूरज के साथ साथ यामिनी का दिल भी डूबने लगा था। थकावट तो आकाश के चेहरे पर भी साफ झलक रही थी, मगर यामिनी की उपस्थिति के कारण शांति से समय काटने के लिए उसने यामिनी को आराम करने के लिए कहकर अपने बैग से एक कॉपी पेन निकाली और पलंग के साथ लगे हुए सोफे पर बैठकर कुछ लिखने लगा। यामिनी ने भी अपने बैग से एक किताब निकाली और यूं ही पढ़ने का उपक्रम करती हुई आने वाले तूफान का सामना करने की हिम्मत जुटाने लगी। आकाश ने भोजन का ऑर्डर दे दिया था। कुछ देर बाद ही बैरा भोजन लेकर आ गया। आकाश ने सोफे के साथ रखी हुई टी टेबल पर भोजन परोसकर यामिनी को आने का इशारा किया, मगर यामिनी पर आने वाले पल का डर इस कदर हावी हो चुका था कि उसकी भूख ही मर गई थी। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, आकाश जी, मुझे भूख नहीं है, आप भोजन कर लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है यामिनी जी, आपने दिन में भी ठीक से कुछ नहीं खाया। मगर यामिनी पलंग से नहीं हिली। आखिर आकाश उठकर उसके निकट आया और बोला, यामिनी जी, मैं आपकी मनोदशा भली भांति समझ सकता हूँ, मगर आप जो सोच रही हैं वो कुछ नहीं होने वाला। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए हर नारी सम्मानीय है। अपने स्वार्थ के लिए, आपके मन को चोट पहुँचाने के अपराध के लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। प्रायश्चित तो आपकी सहायता के साथ ही पूरा हो गया है। चलिए भोजन करके आप आराम से सो जाइएगा। बात दरअसल ये है कि मैं एक यथार्थवादी कहानी लेखक भी हूँ। हाल में स्त्री के चरित्र पर कहानी लिख रहा हूँ। विषय यही है कि एक नारी अपना प्यार पाने के लिए कितना त्याग कर सकती है। अब मुझे मुंबई में तो ऐसा किरदार मिलने से रहा जिसे केंद्र में रखकर अपनी कहानी आगे बढ़ाता। अतः गांव में ही मुझे अपने लिए लड़की देखने के साथ ही अपनी कहानी की नायिका की भी तलाश करनी थी, जो आपसे मुलाकात के बाद पूरी हो गई। मुझे अपनी कथा नायिका के त्याग का वास्तविक रूप देखना था, इसीलिए आपसे एक रात का समय मांग लिया। अनजाने में आपसे प्रेम कर बैठा था। आज से पूजा किया करूँगा। चंदन बहुत खुशनसीब इंसान है जो आप जैसी जीवन संगनी उसे मिली। मैंने उनका फ़ोन नंबर अपने लैंडलाइन से नोट कर लिया था। उनसे बात कर ली है। वे आपको एयरपोर्ट पर लेने आ जाएंगे। यामिनी दम साधे आकाश की बात सुनती रही। उठते हुए हाथ जोड़कर भरे गले से बोली, आकाश जी, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने मन ही मन आपको ना जाने कितनी अपशब्द सुनाए। आपका मन आपके नाम के अनुरूप विशाल और सुंदर है। मेरा कोई भाई नहीं है। आज से मैं आपको बड़े भाई का दर्जा दे रही हूँ। आप मेरे लिए अपूजनीय हैं। कहते हुए यामिनी ने आकाश के पैर छू लिए।